हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 26। देखें सब लोग, क्वेश्चन नंबर बेटा 26 में हमसे कह रहे हैं पावर लॉस इन एसी सर्किट विल बी मिनिमम व्हेन। एसी सर्किट में पावर लॉस मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा, यह सवाल पूछा गया है। रेजिस्टेंस इज हाई, इंडक्टेंस इज लो, नहीं दोनों हाई दिया है पहले में। बेटा किसी एसी सर्किट में जो पावर लॉस या पावर डिसिपेशन की बात करते हैं, तीन कंपोनेंट जनरली हम देखते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये दोनों बेटा एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेज होते हैं, यहां से एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है। मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, और ये यहां पर क्या करता है बच्चों, एनर्जी को हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट कराता है। तो यहां पर अगर पावर लॉस कम से कम कराना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो, क्योंकि ऑप्शन में इंडक्टेंस का भी जिक्र है, तो हम ये चाहेंगे कि इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, जैसा कि चोक कॉइल में होता है। ठीक है बच्चों, इंडक्टेंस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा रेजिस्टेंस जितना कम होगा, यहां समझ लिए पावर लॉस उतना ही कम होगा। तो सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से यहां के अंदर लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस हमें दिख रहा ऑप्शन 4। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है बेटा, क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंटर्स ये मीडियम फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम से चल के आ रहा है, इनफाइनाइट से चल के वैक्यूम के थ्रू आ रहा है और किसी अदर मीडियम में एंट्री ले रहा है। कहा गया दी फॉर दिस वेव, यहां गैप छोड़ा है, डज नॉट चेंज ऑन एंटरिंग द मीडियम। बेटा कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई मैकेनिकल वेव हो, जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने से बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल लें तो वैक्यूम में तो चल नहीं सकता, बशर्ते कॉन्सेप्ट यह है कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में अगर एंट्री करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, इसका मतलब 2 पाई एफ, इसका मतलब ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो होगा बच्चों हो गया ओमेगा। बाकी में सोचे तो क्या यहां पर अगर प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम देख रहे हैं तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी जिसकी वजह से बच्चों के चेंज होगा, यहाँ के चेंज होगा जिसकी वजह से ओमेगा बाई के चेंज होगा। मीडियम चेंज होने पर वेलोसिटी और लैम्डा चेंज होता है, तो यहाँ के लिए करेक्ट अल्टरनेटिव बचता है ऑप्शन 1। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर बेटा 28 में हमसे कहा गया है, क्या कहा गया भाई, फॉर रेडिएशन ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज पासिंग थ्रू एयर द वेव नंबर ऑफ वेव्स पर 1 मीटर लेंथ इज। बेटा पर 1 मीटर लेंथ इन द सेंस यूनिट लेंथ में कितना वेव, इनफैक्ट वेव नंबर। तो जो वेव चल रहा है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन की गई है कितना, 6 गीगाहर्ट्ज। तो इस फ्रीक्वेंसी के मदद से, क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र है, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम वेवलेंथ को निकालने चले, V इक्वल टू यहाँ के अंदर होता है एफ लैम्डा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ के लिए लैम्डा की वैल्यू C बाई क्या हो जाएगा बेटा, एफ। लैम्डा की वैल्यू निकालने चले C बाई एफ, ध्यान दीजिएगा C हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8, और एफ जो है, जो एफ यहाँ के अंदर है वो है बेटा 6 गीगाहर्ट्ज, 6 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 आ गए,
यहां के अंदर बच्चों लैम्डा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -1, बल्कि नीचे 10 ही लिख लेते हैं, 1/10 सब मिला जुला के 1/20 मीटर, ये लैम्डा आ गया। बच्चों यहां पर 1/20 मीटर अगर लैम्डा है, इसका मतलब एक वेव का लेंथ हमारे पास 1/20 मीटर है। तो यहां के अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो यहां हमें निकालने हैं वो हो जाएगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, ऐसे कुछ होगा। बेटा मान लो इतने लेंथ की बात कर रहे हैं, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, ऐसे, तो क्या होगा, जितना लेंथ है उसको बेटा हम वेव लेंथ से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेव हमें पता हो जाएगा। इस लॉजिक को लगा रहे हैं। यहां के अंदर ये मेरे पास हो जाएगा 1/वेव लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितना, 1/20, तो यहां के लिए आ गया 20। इसका मतलब 1 मीटर के अंदर 20 वेव्स एग्जिस्ट करेंगे। तो सही जवाब जो हमारे पास यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। समझ आ गया? अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा जो सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, उस पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कह रहे हैं कि सर ऐसा है, प्रिज्म P1 with prism angle 4 degree and made from glass of refractive index 1.54 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. The angle of prism P2 is, प्रिज्म P2 के लिए एंगल क्या होगा? तो बच्चों विदाउट डेविएशन शब्द को पकड़िए। मान लीजिए पहले प्रिज्म के द्वारा डेविएशन Δ1 हो, अगले के द्वारा Δ2 हो, तो नेट डेविएशन मिला के क्या आ जाए, 0। यहां पर इसका मतलब Δ1 इक्वल टू माइनस ऑफ Δ2। यहां हमारा मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड से होना चाहिए। जो थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन होता है बेटा, बाई फार्मूला होता है, यहां पर आ जाएगा μ-1 इंटू ए, यहां पर हो जाएगा μ-1 इंटू ए, ऐसा कुछ होगा। ये म्यू किसके लिए होगा? इंटरमीडिएट कलर के लिए हम लोग लिखते हैं, पहले प्रिज्म के लिए, इंटरमीडिएट कलर जो कि येलो माना जाता है दूसरे के लिए, ऐसा कुछ। देखो अब यहां अलग अलग कलर तो मेंशन है नहीं, तो सिंपली हम जो दिया है उसी को लेके चलेंगे। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले का है यहां पर बच्चों 1.54 -1, और पहले वाले का प्रिज्म एंगल है 4 डिग्री। अगर मैं सही बोल रहा हूं, यस, यहां के अंदर पहले वाले का यहां पर मेरे पास है 4 डिग्री, दूसरे के लिए 1.72 -1, अगले वाले का प्रिज्म एंगल कितना होगा पूछा गया है। यहां पर बच्चों 0.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, यहां पे हम लिख देते हैं 0.72, दिस इज A2। ठीक है, A2 की वैल्यू अगर हम निकालने के लिए जाते हैं बेटा, ये पॉइंट हटा सकते हैं, और यहां पर बच्चों इसको कट कर लेते हैं, 54 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 72 इक्वल टू A2। बच्चों यहां 18 से कट कर लेते हैं, 3 बार गया, 4 बार गया, 4 कैंसिल हो गया, A2 की वैल्यू यहां 3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, समझ आया? चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहां के लिए बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया, व्हेन ये रे ऑफ लाइट एंटर्स ये मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, कोई लाइट की रे है जो किसी पर्टिकुलर मीडियम में एंट्री ले रहा है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन कम हो गया, मतलब रेयर टू डेंसर गया होगा। देन एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन होगा कितना, ये पूछा गया है। बच्चों देखो दो मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 1, यहां पे कोई लाइट रे ऐसे आया है, किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आया, और जब अगले मीडियम में जा रहा है तो ऑब्वियसली बेंड हुआ होगा नॉर्मल की ओर,
ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा अगला मीडियम है, रे ऑफ लाइट एंटर्स ये मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखिए म्यू के टर्म में ही जवाब है बच्चों। यहां हम लोग करेंगे साइन आई स्नेल्स लॉ अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। कहां से आ रहा है, रे ऑफ लाइट एंटर से मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से मीडियम से आ रहा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हम मान लेंगे वैक्यूम रहा होगा या एयर रहा होगा पहला मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे। और इस तरह से साइन आई उसने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस का हाफ है। तो हमारे पास आई के जगह पर क्या हो जाएगा 2r, यहां पर मैंने लिख दिया 2r डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो गया साइन आर, दिस मच इज इक्वल टू म्यू। ओके, यहां पर साइन 2 थीटा के अनुसार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, 2 साइन आर इंटू बेटा यहां के अंदर हो गया कॉस आर डिवाइडेड बाई साइन आर, दिस इज म्यू। मेरे प्यारे बच्चों साइन आर कैंसिल हो गया, इसका मतलब कॉस आर की वैल्यू हो जाएगा म्यू बाई 2, इसका मतलब आर की वैल्यू यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही पूछा गया है। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा हो गया वो हो गया बेटा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे कहा गया है एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी, इट इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हॉल्स बाय ये प्लेन। यहां पर बच्चों इक्विकॉन्वेक्स लेंस था और इसको कट करके दो हाफ पार्ट में प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसे बने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, दो इक्वल हाफ्स में ऐसे कट कर दिया गया है ऐसे। एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं, इक्विकॉन्वेक्स लेंस पावर P इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल पार्ट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसका यहां रहा होगा, एक ऐसे प्लेन से कट किया गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे रहा हो, परपेंडिकुलर। कहा गया पावर ऑफ वन पार्ट, बेटा यहां के अंदर इसका पावर P और फोकल लेंथ F है, तो इक्वल हाफ में करने से यहां फोकल लेंथ बच्चों डबल हो जाएगा और पावर की वैल्यू हाफ हो जाती है। मैं बहुत प्रिसाइजली इसको बता चुका हूं। तो यहां के अंदर बच्चों जब जब लेंस पतला होगा पावर उसका कम होगा, मोटा लेंस होगा थिक होगा उसका पावर बढ़ेगा। तो यहां के अंदर बच्चों पावर हाफ हो जाता है, फोकल लेंथ डबल हो जाता है। जहां तक पावर की बात है, अगर पहले P था तो अब P/2 हो जाएगा प्रत्येक पार्ट का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और हमारा अगला जो सवाल होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 32 में क्या बोल रहे हैं, कहा गया है ये पर्टिकुलर माफ करिएगा ए पार्टिकल विथ रेस्ट मास m नॉट इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ लाइट c। बहुत बढ़िया, कोई पार्टिकल जो है बेटा वो लाइट की स्पीड से चल रहा है। अब लाइट की स्पीड से तो फोटॉन ही चलता, लेकिन कोई और पार्टिकल का नाम इन्होंने लिया है। ये पार्टिकल विथ रेस्ट मास m नॉट, उसका रेस्ट मास m नॉट है, ऑब्वियसली फोटॉन नहीं रहा होगा वो, अदरवाइज m नॉट रेस्ट मास ना होता फोटॉन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो लाइट स्पीड से चला जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन सवाल बोल रहा है ऐसा तो मानना पड़ेगा। द डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ इट। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बॉडी लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में स्पीड से चले, मतलब नेग्लिजिबल ना हो, तो जो मास डायनामिक होता m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर। सवाल में उसने कहा जो बॉडी है उसका रेस्ट मास m नॉट है
और वो लाइट के ही स्पीड से चल रहा है, यानी c/c का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में बेटा अगर 0 आ गया तो यहाँ डायनेमिक मास हमारा समथिंग m डिवाइडेड बाई 0 m0 यानी इनफाइनाइट हो गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर निकालने चले h डिवाइडेड बाई m v करें तो यहाँ के अंदर बच्चों h डिवाइडेड बाई m की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट आ जाएगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 1। यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है, क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे दिखाया गया है, बल्कि यहां रेडियो एक्टिव रिएक्शन कह सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा है, ऐसे कुछ कन्वर्जन दिखाए गए हैं। यहां के अंदर बच्चों A2 और फिर यहां के अंदर A3। हमसे कहा गया है इफ, यहां बीटा डिनोट किया गया, यहां अल्फा और यहां अल्फा, वो कह रहा है इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A3 इज 172 and 69, 172 and 69 respectively, then mass number and atomic number of A। देखो बेटा मैं आपकी सुविधा के लिए यहां मान लेता हूं, देखो मान लिया यहां पर एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर मैंने मान लिया बेटा ये है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आएगा बीटा क्योंकि निकला है तो Z+1 हो जाएगा और ये इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां चलते हैं, अल्फा निकला है 2 कम हो जाएगा, Z+1 -2 यानी कि बच्चों यहां आ गया Z-1 और यहां अल्फा क्योंकि निकला है तो यहां आ जाएगा ये -4, फिर अल्फा निकला हुआ है तो अल्फा निकलने से 2 की और कमी आएगी, यहां आ जाएगा Z-3। ठीक है, Z-3 और यहां पर बच्चों 4 की और कमी होगी तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये -8। सवाल के अनुसार जो फाइनल न्यूक्लियस बना Z-3 जिसका एटॉमिक नंबर आया, सवाल के अनुसार वो कितना है 69। दिस इज इक्वल टू 69। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा Z की वैल्यू 69 + 3 यानी कि आ जाएगा 72। ठीक, इसी तरह से अगर हम यहां के अंदर देखने जाएं ये -8 क्या होगा, तो ये -8 की वैल्यू बेटा सवाल के अनुसार आना चाहिए 172 यानी ये की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 180। तो आंसर जो आएगा उसमें मास नंबर हमारा 180 होना चाहिए और यहाँ एटॉमिक नंबर जो होना चाहिए 72 होना चाहिए। देखते हैं 180 72 का कॉम्बिनेशन मुझे एक जगह दिखा ऑप्शन 2 में, तो यहाँ के लिए जो बच्चों करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन 2। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जो सवाल होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा हमसे कह रहे हैं, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है ये फॉरवर्ड बायस डायोड, इससे आसान सवाल तो शायद ही आपको मिले, सीधे सीधे दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल दिया है। अगर ये पीएन जंक्शन डायोड के पी वाले साइड में देखें -4, एन वाले साइड में देखें -3, तो यहाँ ये लो हो गया, ये हाई हो गया रिलेटिवली, इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग में होगा। ठीक है, फॉरवर्ड पूछा है 3 वोल्ट और यहाँ ये 5 वोल्ट, बच्चों पी वाला कम वोल्ट से, एन वाला ज्यादा वोल्ट से, ये भी रिवर्स बायसिंग में हो गया। अगले में जाएं -2 एंड 2, -2 और 2 ये बेटा ये भी रिवर्स बायसिंग में आ गया। और यहाँ लास्ट वाले में जाए 0 वोल्ट, 0 की तुलना में -2 कम होगा, इसका मतलब बच्चों ये कौन सी बायसिंग में आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, क्या कहा गया भाई, IV
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। बेटा मैंने आपको बताया था कि एलईडी को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पीएन जंक्शन डायोड से मिलता जुलता होता है, बशर्ते अंतर इतना होता है कि इसको बनाने के लिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं उसका जो बैंड गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है थोड़ा ज्यादा वाला लिया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो जैसे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए होता था वैसा ही लगभग होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। यहाँ अलग अलग कलर के लिए ऐसे दिखाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, कम ही वोल्टेज पे सबसे कम एनर्जी वाला निकलता है। जितना वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा एनर्जी वाला यहाँ पर फोटॉन निकलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन 4। ठीक है, ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 35 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और हमारा अगला जो सवाल होगा, अगला जो यहाँ के लिए बच्चों सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 30। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। 3 monkeys of mass 4 kg each are moving on the massless rope as shown। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया है then the tension at the point on the string connected at the ceiling is। बेटा यहां पे 3 मंकीज हैं, एक नीचे आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है और ये वाला भी ऊपर जा रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा है, रेस्ट में है। देखते हैं यहां के अंदर ये नहीं बताया है मूविंग ऑन दी रोप देन टेंशन एट दी स्ट्रिंग। ठीक है, ये रेस्ट में है, ये चल ही नहीं रहा। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया कि बताइए यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है सीलिंग को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे टेंशन कितना आएगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा। देखिए सब लोग, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये जो मंकी चल रहा है इसके बारे में जरा सोचिए। इसका वेट खुद का नीचे काम कर रहा है, इसकी वजह से यहां एक टेंशन क्रिएट होगा सपोज T1, और ये एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। तो पहले वाले मंकी के लिए, इसको मंकी नंबर 1 मैं कह दूं, पहले वाले मंकी के लिए जो कि नीचे आ रहा है, यहां पे मंकी नंबर 1, यहां पे पहले वाले मंकी के लिए बेटा अगर मैं सॉल्व करूं, न्यूटन जी के इक्वेशन को लगाऊं, तो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो या तो इसी में देख लो। यहां के अंदर बच्चों हम लोग लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू एम। एफ नेट ये किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है। हम लिखेंगे एम जी माइनस T1 इक्वल टू एम इंटू ये। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, एम इंटू जी माइनस T1 निकाल लेते हैं। T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम जी माइनस ये, ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे अभी छोड़ देते हैं इसको। फिर हम चलते हैं इन भाई साहब के ऊपर। जब इनके ऊपर हम जाते हैं तो इनका खुद का वेट, माफ करिएगा बेटा, इनका खुद का जो वेट है ये डाउनवर्ड एम जी काम करेगा। ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। ये डाउनवर्ड एम जी नीचे काम कर रहा है। टेंशन एक यहां क्रिएट होगा बेटा, और जो टेंशन यहां क्रिएट हुआ था ये यहां भी चला जाएगा। T1 यहां भी चला जाएगा, इसको T2 मान लेते हैं। T1 के बराबर टेंशन फोर्स प्लस इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो यहां पर ये चल नहीं रहा, तो मामला सब रेस्ट में है, यहां बैलेंसिंग का केस हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व करूं, यहां मंकी नंबर 2 के लिए देखूं, तो मंकी नंबर 2 के लिए बेटा कहानी ये होगी कि यहां पे जो हमारे पास होगा T2, दिस विल बी इक्वल टू, यहां भी एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्सीलेटेड नहीं रेस्ट में है तो सीधे सीधे ये की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पे इक्विलिब्रियम है। T2 इक्वल टू यहां के लिए हो जाएगा एम जी प्लस ऑफ T1। ठीक है बेटा, यहां के लिए ऐसा कुछ आ गया। अब T2 की वैल्यू यहां के लिए हो जाएगा एम जी प्लस ऑफ T1। T1 के जगह पर जाके देखें, T1 के जगह पर देखेंगे तो यह हो जाएगा एम जी माइनस ये। ठीक है, ये T2 हो गया। अब हम चलते हैं ये ऊपर वाले सबसे मंकी के पास। तो ये वाले बंदर का, ये वाले मंकी का मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सीलेटेड है।
यहां पर एक टेंशन क्रिएट होगा सपोज T3 और इसका खुद का वेट नीचे की तरफ लगेगा। अगर मैं सॉल्व करने जाऊं बेटा मंकी नंबर 3 के लिए, मंकी नंबर 3 के लिए हम लोग लगाएंगे एफ नेट इक्वल टू एम। एफ नेट देखें ऊपर जा रहा है ये, तो ये टेंशन T3 डोमिनेट करेगा, T3 माइनस यहां के लिए एक चीज और छूट रहा है, जो टेंशन T2 था, जो बेटा टेंशन T2 था, वो टेंशन यहां से यहां तक हर जगह ट्रांसमिट होगा, यहां भी तो लगेगा। तो यहां के अंदर हो गया T3 माइनस ऑफ T2 माइनस ऑफ mg इक्वल टू बेटा यहां के अंदर हो जाएगा m इंटू ये। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो T3 जो हमारे पास आ जाएगा, इधर इसको लेके आए तो हो जाएगा T2 प्लस mg प्लस m, ये m g प्लस ये, ऐसा कुछ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा और मेहनत हम लोग करेंगे, तो T3 की वैल्यू, ठीक है, T2 कितना आया था, mg प्लस mg माइनस ये हो गया mg प्लस mg माइनस ये, और यहां पर T2 के जगह पर इतना प्लस mg प्लस ये, ऐसे कुछ आ गया। फाइनल इक्वेशन ये बना। इसमें डेटा रखते हैं, प्रत्येक जो मंकी, हर मंकी 4 kg का है, तो T3 इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस यहां के अंदर बच्चों 4 इंटू जी के जगह 10 और ये की जगह यहां पर बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों ही जा रहे हैं, यहां के अंदर प्लस हो जाएगा m, जी के जगह पर 10 प्लस 2 और m की जगह यहां 4 रख लेते हैं। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया 40, ये हो गया 32 और ये हो गया 48, यहां प्लस हो गया 48। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 120 न्यूटन। तो सही जवाब जो यहां के लिए देखिए, जो T3 यहां आया, ये यहां से यहां तक हर जगह होगा बच्चों, यहां पर जो T3 यहां आया है वही यहां भी होगा, सीलिंग पर भी उतना ही टेंशन लग रहा होगा। तो सही जवाब जो यहां के लिए होगा 120 न्यूटन, मतलब करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, option 1 is the correct choice for this particular question. Now let's proceed to question number next one. क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 देखें। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, क्या कहा गया है, यहां पे बच्चों एक सिंपल सी बात आपसे बोली गई है, वो कह रहा है ये कार ऑफ मास 1250 kg, 1250 किलोग्राम का एक कार है, 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहां पर बच्चों कोई कार है और ये कार 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इट्स इंजन डिलीवर्स 30 किलोवाट, इसके अंदर जो इंजन लगा है, ऐसे कहीं रोड पे जा रहा होगा, वो 30 किलोवाट का पावर डिलीवर कर रहा है। बहुत बढ़िया। वाइल रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू सरफेस, यहां पर बच्चों एक इंजन की वजह से इस पे फोर्स लगा होगा जो इसे मूव करा रहा होगा, और एक रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा जो इसके मोशन का अपोज कर रहा होगा, उसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोल लो, रेजिस्टिव फोर्स बोल लो, बात वही है। हमसे कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन ये पा सकता है, यहां के लिए सवाल है। तो सिंपल सा यहां जवाब होगा बेटा पावर इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, क्योंकि इंजन के द्वारा लगाया गया फोर्स और कार की वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए बच्चों यहां पर सिंपली एफ इंटू वी इंटू cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। एफ जो इंजन के द्वारा फोर्स लगाया, पावर अपान क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। पावर जो यहाँ के अंदर बच्चों दिया गया है वो है 30 किलोवाट, 30 किलोवाट, 30 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी जो यहाँ पर है बच्चों दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। यहां के अंदर ये चीज कैंसिल हो गया, जो फोर्स यहां आ गया 1000 न्यूटन, 10 की पावर 3 न्यूटन, ये फोर्स इंजन लगा रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है सवाल के अनुसार 750 न्यूटन का। तो बच्चों यहां पे अगर एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाएं तो ये की वैल्यू हो जाएगी एफ नेट बाई एम।
एफ नेट का मतलब फॉरवर्ड लगने वाला टोटल फोर्स माइनस बैकवर्ड लगने वाला फोर्स यहां के अंदर है 750 डिवाइडेड बाई 750 डिवाइडेड बाई मास कार का यहां के अंदर 1250। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 1250। ये जीरो यहां से कैंसिल हो गया और यहां के अंदर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा। 1/5 इसका मतलब करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ गए बच्चों? तो यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 3, जो कि आप यहां देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहां हमारा अगला जो सवाल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बेटा हमसे कहा गया है पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन ए सिंगल साइकिल इज। बच्चों जैसे आपने कार्नाट इंजन पढ़ा है वैसे ही एक कोई काल्पनिक इंजन है। ये कोई सा सोर्स रहा होगा, ये कोई सा यहां के अंदर सिंक रहा होगा। देखिए ये कोई सा सिंक रहा होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। यहां पर कोई वर्किंग सब्सटेंस बीच में रहा होगा, जिसको इंजन ही बोल देते हैं। ये हीट एनर्जी यहां से ले रहा होगा और यहां कुछ हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा होगा, बाकी हीट एनर्जी ये सिंक को सप्लाई कर दे रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसने कहा है कितना हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यहां से खींच रहा है। जो हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा वो सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कितनी हीट एनर्जी यहाँ गैस को या जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसे सप्लाई हो रहा है। एक्सट्रैक्ट जो हो रहा है सोर्स से वो कहां जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है। ठीक है बेटा, वो गैसियस सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो यही बात आपको यहां सीखना है बच्चों। देखो अगर ये से बी की बात करें तो देखो यहां पे जो पी और वी का हम लोग लिखते हैं ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी। जहां P इंटू वी ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो यहां से यहां जब हम आते हैं तो यहाँ पे P नॉट इंटू वी नॉट, यहाँ पे P नॉट वी नॉट, P और V का प्रोडक्ट आया। यहाँ पे 2P नॉट इंटू वी नॉट, यानी यहाँ P और V का प्रोडक्ट ज्यादा है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ से यहाँ इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी यहां से। इसी तरह बच्चों यहां से यहां आते हैं, यहां पे प्रोडक्ट 2P नॉट इंटू वी नॉट है, यहां पे हो जाएगा 2P नॉट टू वी नॉट यानी 4PV नॉट। यहां पर बच्चों इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और ज्यादा है। यहां से यहां आते हैं तो हम देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी कम होगी और यहां से यहां, तो इनफैक्ट ये वाले प्रोसेस में एनर्जी एंट्री लेगी। ये दोनों एनर्जी कितना मिलाकर एंट्री हुआ सिस्टम के अंदर, जो यहां सोर्स से खींचेगा वो सिस्टम को सप्लाई जाएगा। इन दोनों प्रोसेस में आप निकाल के देखोगे तो बच्चों Q की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव आता है। इसका मतलब प्रोसेस 3 में और प्रोसेस 4 में एनर्जी बाहर एक्सट्रैक्ट होगा, ना कि सिस्टम में एंट्री होगी। यहां के अंदर बच्चों सिस्टम में एंट्री सोर्स से कितना एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब सिस्टम में कितना एंटर करेगा, इसका बात पूछा गया है। तो देखो सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, नेट हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम जो यहां के अंदर होगा हमें यही निकालना होगा। अगर यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है तो हमें निकालना होगा Q1 प्लस Q2। सिस्टम से जो हीट एनर्जी निकालेगा सोर्स से जो निकालेगा वही तो सिस्टम में जाएगा। तो यहां के अंदर बच्चों Q1 पहले निकालते हैं। देखिए जब ये से बी हम मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बेटा वर्क डन 0 होगा। जो हीट एनर्जी की सप्लाई होगी वो हीट एनर्जी यहां पे कन्वर्ट किस रूप में हो जाएगा, वो हीट एनर्जी बेसिकली क्योंकि वर्क डन होना नहीं है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगा और इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज NCV इंटू डेल्टा टी।
यहां के अंदर बच्चों आ गया एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। देखिए तो Q1 जो हमारे पास होगा एन आर डेल्टा टी का मतलब एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, और एन आर टी इक्वल टू पीवी। एन आर टी फाइनल मतलब 2 पी नॉट वी नॉट, 2 पी नॉट वी नॉट माइनस एन आर टी इनिशियल मतलब पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2/3। ठीक है, इसका मतलब 5/3 माइनस 1, ये हो गया 5/3 माइनस 1। तब मिला जुला के क्या आ गया पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई, यहां पर बच्चों आ जाएगा 2/3 और यहां इसको सीधा करेंगे 2/3 को तो 3/2 ऐसा कुछ आ गया। दूसरा बी से ए, तो ए से बी के प्रोसेस में रहा, बी से सी के प्रोसेस में मैं देखूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबेरिक प्रोसेस हुआ तो जो हीट एनर्जी यहां सप्लाई हुई होगी बेटा वो हमारे पास हो जाएगा यहां के अंदर एन सीपी इंटू डेल्टा टी, एन सीपी इंटू डेल्टा टी, एन सीपी, सीपी का मतलब गामा आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, गामा आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। देखो बेटा Q2 जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास होगा गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 एन आर इंटू डेल्टा टी। इस प्रोसेस में P फाइनल माइनस V फाइनल, यहां के अंदर बच्चों आ गया एन आर इंटू डेल्टा टी। देखो इसको गामा के जगह ये हो जाएगा बेटा 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1, सीधे सीधे लिख देता हूं 2/3 इंटू एन आर डेल्टा टी का मतलब एन आर इंटू टी फाइनल माइनस एन आर इंटू टी इनिशियल, एन आर इंटू टी फाइनल, यानी यहां पर P और V का प्रोडक्ट कितना है 2P0 2V0, तो ये हो गया 4P0 V0 माइनस यहां पे कितना था 2P0 V0, 2P0 V0 ऐसे कुछ। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा Q2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा देखो देखो 3 3 कैंसिल हो गया, यहां के अंदर आ जाएगा 5/2 5/2 और यहां आ जाएगा 5/2, ठीक है, और यहां आ जाएगा 2P0 V0, 2P0 V0, तो यहां पर 2 2 कैंसिल हो गया बच्चों। Q2 के जगह पर आ गया 5P0 V0। अब दोनों को ऐड कर लेना है। देखो जो हीट एनर्जी ओवरऑल यहां से एक्सट्रैक्ट हुआ होगा, इनफैक्ट ये Q1 प्लस Q2 एक्सट्रैक्ट हुआ और वही यहां पे सप्लाई होगा, तो सप्लाइड वैल्यू हमें यहां टिक करना होगा। देखो तो यहां पर जो हमारा हीट एनर्जी सप्लाई हुआ, गैस को जो एनर्जी सप्लाई हुआ होगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 का मतलब Q1 का मतलब अभी मैंने निकाला था, ये देखिए 3/2 टाइम्स ऑफ P0 V0 और ये है 5P0 V0 प्लस 5P0 V0। इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2P0 V0, यही आंसर होगा 13/2 P0 V0 इसका करेक्ट चॉइस होगा। इसका मतलब जो करेक्ट अल्टरनेटिव यहां पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे बच्चों वो होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 39 हमसे क्या कह रहा है, इफ टेंशन एंड डायामीटर of sonometer wire of fundamental frequency n is doubled and density is halved। कहा गया कि सर आप ये बताइए अगर ऐसा होता है तो यहां के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। बेटा फंडामेंटल केस में सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट इक्वल टू 1/2L और यहां के अंदर बेटा हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर T बाई म्यू या स्मॉल m, जो भी सिंबल आप यूज करते हो, यह है मास पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर डेंसिटी, टेंशन,
और क्या क्या नाम दिया है, डायामीटर। डायामीटर वायर का लाने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं मैं, एफ नॉट इक्वल टू 1/2l स्क्वायर रूट के अंदर टी, ये है मास पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल मास m हो और टोटल लेंथ l है तो m बाई l, l ऊपर पहुंच गया। यहां के अंदर बच्चों ये मिला जुला के कुछ ऐसे आ जाएगा 1/2l स्क्वायर रूट के अंदर बेटा हमारे पास हो जाएगा t डिवाइडेड बाई कैपिटल m, कैपिटल m के जगह पर यहां पर बच्चों हो गया l, कैपिटल m के जगह पर हम लोग लिखेंगे डेंसिटी, या फिर यूं कह लीजिए, हाँ यहां पर बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। ये हो गया डेंसिटी, अगर रो है वॉल्यूम v है, तो वॉल्यूम का मतलब किसी वायर के वॉल्यूम का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यहां के अंदर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ l, ठीक है, तो यल यल कैंसिल हो गए। तब मिला जुला के एफ नॉट की वैल्यू हो गई 1/2l इंटू आर को बाहर निकाल लेते हैं। यहां के अंदर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू रो। देखो बच्चों, सरफेस टेंशन की जहां तक बात है, माफ करिएगा सरफेस टेंशन नहीं, टेंशन की जहां तक बात है, उसके लिए बोला गया है कि सर ऐसा है, टेंशन एंड डायामीटर ऑफ सोनोमीटर वायर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज डबल्ड। टेंशन डबल किया गया और डायामीटर डबल किया गया। टेंशन का मतलब t के जगह पे 2t कर दिया गया, डायामीटर डबल करने को रेडियस को v डबल r की बजाय 2r कर दिया गया और डेंसिटी को आधा कर दिया गया। तो जो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी जो था इसका वैल्यू n था सवाल के अनुसार, तो जो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलेगा, सपोज करिए अपना डैश की बात करूं, वो कितना हो जाएगा 1/2l, r की जगह हो गया 2r, और यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर t डिवाइडेड बाई पाई, डेंसिटी की जगह रो बाई 2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, और टेंशन को डबल किया गया 2t। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 बाहर आएगा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नॉट डैश की वैल्यू यहां के अंदर आ जाएगा 1/l r, एक 2 कैंसिल होगा तो एक 2 तो बचा रहेगा, t डिवाइडेड बाई रो पाई। देखिए अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, अगर मैं यहां से बच्चों तुलना करूं, कंपैरिजन करने जाऊं, तो देखिए क्या आ रहा है, यहां भी था 1/2lr टी डिवाइडेड बाई पाई रो, टी डिवाइडेड बाई पाई रो, तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यों का त्यों बना रहा, कोई चेंज नहीं आया, जितना पहले था उतना ही बना रह गया। तो यहां के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला जो सवाल होगा देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर बेटा 40 में हमसे कहा गया है, ये वायर आप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, फिर से पढ़ लेते हैं, ये वायर आप 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। कोई वायर का नाम उसने लिया है, वायर का नाम लिया है बेटा, ये कोई सा वायर है, इसमें से करंट जाने की बात कही गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंशन है, यहां के अंदर वायर का जो लेंथ है वो मेंशन है। हमसे कहा गया है 4 एम्पियर का करंट लेके जा रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट के बैटरी से जब इसका कनेक्शन किया जाता है, 2 वोल्ट है, तो इस यहां से जो करंट चलता है वो 4 एम्पियर का है, ऐसा सवाल बोल रहा है, ठीक है बच्चों। हमसे कहा गया कि सर बताइए रेजिस्टिविटी वायर की क्या रही होगी, रो पूछा है रेजिस्टिविटी। तो देखो बेटा पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, आई दिया है और यहां के अंदर वी दिया है, V इक्वल टू आई आर, आर के जगह पर हो जाएगा V अपान आई। वोल्टेज की सप्लाई जो यहां पर दी गई है 2 वोल्ट की, और करंट जो यहां के अंदर फ्लो हो रहा 4 एम्पियर, यानी कि यहां जो रेजिस्टेंस इस वायर का रहा होगा वो रहा होगा बच्चों 1/2 ओम, ठीक है। रेजिस्टिविटी की जहां तक बात है, आर को हम लोग लिखते हैं बेटा रो एल डिवाइडेड बाई ये,
तो रो की वैल्यू हो जाएगी आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर को अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1/2 आया है। एरिया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लेंथ इसका है बच्चों 50 सेंटीमीटर इन द सेंस 1/2 मीटर। 1/2 कैंसिल हो गया। रेजिस्टिविटी हमारे पास आ गया 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर इसका यूनिट होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ऑप्शन में जाऊं 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों यहां के अंदर हमसे कहा गया है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस हैज कैपेसिटेंसेस एंड दे कैन ऑपरेट विथ ऑपरेट जिसको कि स्टैंड लिखा मतलब मैक्सिमम कितना सह सकता है। ये मैक्सिमम वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली दिस दो कैपेसिटर्स हैं बच्चों C1 और C2 मान लो इनकी कैपेसिटी है ऐसे। यहां पे हमसे बोला गया है कि पहला कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैराड का है, दूसरा कैपेसिटर यहां के अंदर ये 4 माइक्रोफैराड का है। इसके वोल्टेज के सहने की जो क्षमता है मैक्सिमम वोल्टेज 6 किलो वोल्ट तक सह सकता है और बेटा ये मैक्सिमम वोल्टेज जो बर्दाश्त कर सकता है 2 किलो वोल्ट तक। इससे ज्यादा इसको नहीं मिलना चाहिए, इससे ज्यादा इसको नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। देख सवाल कह रहा है इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देन कॉम्बिनेशन कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम वोल्टेज। 4 ऑप्शन है। अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दिया जाए तो जो कॉम्बिनेशन यहां सह सकता है वो कितने वोल्टेज तक को बर्दाश्त कर सकता है ये हमें पता करना है। ये C1 है, ये C2 है। बच्चों जब ये दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज में अगर हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा। अगर इसके ऊपर Q चार्ज है तो Q इसके ऊपर भी होगा। तो जरा कंपेयर करते हैं ऐसे। Q इक्वल टू CV सबको पता है। V की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर Q/C यानी वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो गया। यानी जो वोल्टेज यहाँ या यहाँ आएगा वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से होगा। जो भी वोल्टेज देंगे वो इस रेशियो में डिवाइड होगा यानी कि V1 डिवाइडेड बाई V2। अगर यहाँ V1 है यहाँ V2 है तो V1 डिवाइडेड बाई V2 हमारे पास होगा बेटा C2 डिवाइडेड बाई C1। C2 मींस 4, C1 मींस 2 यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होना है। अब जरा सोचो बेटा दिमाग लगा के सोचो कि अगर मैं इसको इस रेशियो के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं 3 वोल्ट दूं तो 3 वोल्ट अगर मैं दूंगा 2 और 1 के रेशियो में तो ये 2 वोल्ट पाएगा और ये 1 वोल्ट पाएगा। इसकी क्षमता 6 वोल्ट तक है। वोल्ट नहीं बल्कि किलो वोल्ट में दूंगा। मान लो इसको मैं बेटा 3 किलो वोल्ट दूं तो 3 किलो वोल्ट में से यहाँ 2 किलो वोल्ट ये लेगा, 1 किलो वोल्ट यहाँ जाएगा इस रेशियो के हिसाब से 2:1। इसकी क्षमता 6 किलो वोल्ट तक की है, उसकी 2 किलो वोल्ट तक की है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा और बढ़ा के देखें। अगर यहां मैं 6 किलो वोल्ट का सिग्नल दूं 6 किलो जस्ट डबल कर दिया तो 6 किलो वोल्ट देने पर क्या होगा 2:1 में अगर डिवाइड करें 6 किलो वोल्ट को तो यहाँ 4 और यहाँ के अंदर बच्चों 6 वोल्ट को यहाँ पर बच्चों अगर मैं इसे देता हूं सपोज करिए 4 वोल्ट तो 4 किलो वोल्ट। अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 4/2। ठीक है बेटा। इसका मतलब 6 किलो वोल्ट अगर मैं यहां दूंगा तो 4 किलो वोल्ट यहां जाएगा, यहां 4 किलो वोल्ट हो जाएगा और तो यहां इसके हिसाब से आ जाएगा कितना 2 किलो वोल्ट। ठीक है 2 किलो वोल्ट इसकी मैक्सिमम विथस्टैंडिंग कैपेसिटी, इससे ज्यादा ये नहीं झेल सकता। अगर आपने यहां 6 से ज्यादा बढ़ाया ग्रेटर देन 6 किलो वोल्ट किया तो ये 2 से ज्यादा हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी यही 6 किलो वोल्ट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कॉम्बिनेशन की
मैक्सिमम वोल्टेज को सहने की क्षमता होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है ये डिप सर्कल इज सेट दैट, इस तरह से सेट किया गया दैट इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक मेरिडियन सोज एंगल ऑफ डिप इक्वल टू 45 डिग्री। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल ऑफ डिप मेजर किया गया, मान लो एक प्लेन बेटा जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन हो, इसमें एंगल ऑफ डिप जब मेजर किया गया, ये नीडल ऐसे झुका होगा, एंगल ऑफ डिप इसके अंदर सपोज करिए फाई है या थीटा है, जो भी मान लीजिए। फिर क्या किया गया, यहां के अंदर बच्चों कहा गया कि नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री, यानी कि ये प्लेन रोटेट हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा। यहां के अंदर इस नए प्लेन में जो एपेरेंट एंगल ऑफ डिप वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, वो अब लग जाएगा। देखो इस नए बच्चों प्लेन में इसको घुमा दिया गया, कितना डिग्री, 30 डिग्री शायद, यस। यहां पर बच्चों जो अगर यहां पे मैं देखूं BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का BH था, अगर मान लो थीटा एंगल मैंने रोटेट किया हो तो ये हो जाएगा BH cos थीटा, और BV मैंने बताया था वही का वही रहेगा। यहां पर नया एंगल ऑफ डिप जो नए प्लेन में बनेगा, इसको बच्चों हम नाम देते हैं एपेरेंट एंगल ऑफ डिप। मान लो फाई डैश है, तो यहां के अंदर आ जाएगा tan फाई डैश इक्वल टू BV डिवाइडेड बाई BH डैश। BV डिवाइडेड बाई BH डैश के जगह पर BH cos थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ आ गया। और इस तरह से tan फाई डैश की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी BV बाई BH, इसका मतलब tan थीटा ट्रू एंगल ऑफ डिप, tan थीटा नहीं बल्कि tan फाई लिख दूं, ट्रू एंगल ऑफ डिप अपॉन cos थीटा। तो अपेरेंट एंगल ऑफ डिप यहां पे जो होगा tan फाई, tan जो सही वाला एंगल ऑफ डिप था सवाल में दिया है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना एंगल रोटेट कराया गया था 30 डिग्री, यहां के अंदर हो जाएगा cos 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 ऊपर चला गया, यानी tan फाई डैश इक्वल टू आ गया 2 बाई स्क्वायर रूट 3, यानी फाई डैश की वैल्यू बेटा हो जाएगा tan इनवर्स में 2 बाई स्क्वायर रूट 3। और ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन 4 में, ठीक है। यहां के लिए बेटा जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 यहां पे बच्चों हमसे कहा गया है, क्या कहा गया भाई, इन ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा ऐसे यहां कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, एक स्लिट यहां कहीं होगा, एक स्लिट यहां कहीं, दो स्लिट के बीच का जो गैप है वो दिया गया, जिसको स्मॉल d से हम लोग लिखा करते थे। यहां पर स्क्रीन कहीं होगा, उसके ऊपर फ्रिंज पैटर्न वगैरह बन रहे होंगे। सवाल में कहा गया है दो के बीच का जो गैप है 1 मिलीमीटर का है, एंड विड्थ ऑफ ईच स्लिट, हर एक स्लिट का जो विड्थ है वो आपको दिया गया है कितना, 0.1 मिलीमीटर। कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। हमसे कहा गया है कि बताइए हाउ मेनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ डबल स्लिट वी विल गेट इनसाइड सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों मैं ऐसे यहां बना देता हूं समझाने के लिए, यहां मान लो ग्राफिकली मैं सेंट्रल मैक्सिमा बना रहा हूं, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसके अंदर डबल स्लिट वाले कितने मैक्सिमा बनेंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो यहां के अंदर बच्चों देखो
जो ये सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला बनेगा, उसके लिए जो विड्थ होगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ये बच्चों इनटू 2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ये बच्चों यहां के अंदर ये जो बना हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न वाला उसका विड्थ हो गया। एक छोटे वाले फ्रिंज का विड्थ ड्यू टू डबल स्लिट होगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ऐसे कितने आएंगे, मान लिया एन आएंगे, ये दोनों बराबर हो गए। ये लेंथ जब मैंने इससे निकाला तो ये आया, और जब मैंने इससे निकाला इंटू एन किया तो ये पूरा लेंथ निकला। फिर से एक बार दोनों को इक्वेट किया। यहां के अंदर बच्चों लैम्डा कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा, एन के जगह पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी डिवाइडेड बाय ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी, यानी दोनों स्लिट्स के बीच का गैप जो कि 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर, और एक स्लिट का जो विड्थ है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, इसको हम सॉल्व करें तो यहां के अंदर आ जाएगा 20, यानी कि यहां 20 मैक्सिमा एग्जिस्ट करेंगे डबल स्लिट वाले एक डिफ्रैक्शन वाले मैक्सिमा के अंदर, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर। तो यहां पर n के जगह 20 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगला हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे कहा गया है एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 in joule given that energy released per fission is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अवोगाड्रो नंबर आपको गिवन है। मेरे प्यारे बच्चों, यूरेनियम 235 का जब एक न्यूक्लियस विखंडित होता है, कुछ टुकड़ों में ऐसे टूट रहा होगा, 2 या 3 टुकड़ों में न्यूट्रॉन वगैरह निकल रहे होंगे व्हाटएवर, तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। एक न्यूक्लियस के फ्यूजन से कितनी एनर्जी निकल रही है? यूरेनियम का जो ढेर है उसमें कितना है? 1 ग्राम है, 1 ग्राम। तो कितने न्यूक्लियस रहे होंगे? 1/235, इतने तो मोल रहे होंगे। एक मोल के अंदर कितने न्यूक्लियस रहे होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मेरे प्यारे बच्चों, इतने मोल होंगे ग्राम के अंदर, और एक मोल में इतने न्यूक्लियस, तो इतने मोल में इतने न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर रिलीज होती है, तो यहां टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी? यहां नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इसको जूल में बदलना है, इंटू 10 की पावर 6 कर लेते हैं, इंटू बेटा यहां के अंदर हम लोग कर लेते हैं 10 की पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हुआ, इंटू 10 की 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये बन जाएगा जूल। बच्चों इसको सॉल्व करके जब इसका आंसर आप निकालोगे तो यहां के अंदर आ जाएगा 8.202 इंटू 10 की पावर 10 जूल। ये आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, गुणा भाग करके वेरीफाई कर लीजिएगा। यहां पे इसका मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। अगले सवाल के लिए हम मूव करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो सवाल होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। देखिए असर्शन रीजन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों हमसे एक सिंपल सी बात कही गई है। देखें सब लोग, क्वेश्चन में असर्शन में लिखा हुआ है एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। मान लो बेटा ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर सॉलिड ऐसे कोई पाइप रखा जाए,
या ऐसे कोई पाइप रखा जाए, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा यहां पर बच्चों वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों। यहां के अंदर क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह डिपेंड करता है, मेनिस्कस, ये सारी चीजें डिपेंड करती कोसिव और एडहेसिव फोर्स के रिजल्टेंट पे। तो यहाँ पे देखते हैं कहा गया रीजन में एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन कोसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ये दोनों ही बातें सही हैं यहां पर बच्चों, ये दोनों ही बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों इंक्लिनेशन से मतलब नहीं रखता है, क्योंकि इंक्लिनेशन बदलने पे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ के लिए दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी आर, ए एंड आर, आर फॉर रीजन। यहां पर बच्चों दोनों ही करेक्ट हैं और आर यहां करेक्टली चीजों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो सही जवाब जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 फिर से असर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल है। देखें सब लोग बच्चों, हमसे कह रहे हैं ये स्क्रू गेज हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ पिच हैज ग्रेटर एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहाँ पे लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का जब निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्क्यूलर स्केल। देखें सब लोग, यहां इसका मतलब पिच की वैल्यू जितनी कम होगी लीस्ट काउंट उतना कम होगा। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना कम होता है उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती है, उतने छोटे से छोटे मेजरमेंट को कर पाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो पहला जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। रीजन में लिख रहा है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्या ऐसा है? लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली। इसलिए ये गलत हो गया। असर्शन सही, रीजन गलत। ये इज करेक्ट और इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन 2 यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में करें कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट मासेज ए बी सी। 3 पॉइंट मासेज है। मैच द एंट्रीज ऑफ लिस्ट सेकंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मासेज इन लिस्ट। बेटा देखिए यहाँ XCM खाली दिया है, तो पहले कॉम्बिनेशन में अगर तीनों का मास बराबर हो तो XCM पहले कॉम्बिनेशन में P जो दिया है क्या कहां पे जाएगा देखते हैं। M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाय सिग्मा M। निकाल के देखते हैं। M1 मीन्स M ये सब बराबर है। M ये पहले का X0 है तो M इंटू 0। M2 जो M ही मानेंगे। X2 बेटा यहां के अंदर जो हमारे पास होगा X2 मान लो B को मैं दूसरा मान रहा हूं तो इसके लिए हो जाएगा 3 प्लस M3। M3 जो कि 6 है और X3 के जगह पर बच्चों यहां के अंदर आ जाएगा 6। ओके, डिवाइडेड बाय सिग्मा M, ये हो जाएगा 3M। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, XCM की जो वैल्यू यहां के अंदर आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा 3M और यहां के अंदर ये आपका आ जाएगा, माफ करिएगा यहाँ कुछ M इंटू 3 और यहां के अंदर हो जाएगा M इंटू 6। M इंटू 6 यहां M रहेगा, M इंटू 6। तो यहां के अंदर आ गया बच्चों 9 M डिवाइडेड बाई 3M। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। M कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3। इसका मतलब ये हो गया कि पहले की मैचिंग P की मैचिंग जो होनी है वो 1 से होनी है, P की मैचिंग 1 से, P की मैचिंग 1 से, P की मैचिंग 1 से। ऐसा 3 ऑप्शन में दिख रहा है। एक और करा के देखते हैं। यहां के अंदर बच्चों
यहां के अंदर अब हम जाते हैं, अगला करा के देखते हैं। इन तीनों में लड़ाई है, यहां पे इन तीनों के लास्ट वाले जो हैं अलग अलग हैं, इसी को करा लेते हैं। यहां पर यम बी, यम सी और यम ए। बेटा अगर मास आप ये को मैं ये यम मान लेता हूं, तो इसका मतलब मास ऑफ बी जो रहा होगा वो 2m रहा होगा, मास ऑफ सी जो रहा होगा बेटा वो हमारे पास कितना रहा होगा, मास ऑफ सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यम रहा होगा। ऐसे कुछ यहां हम यस को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इससे काम आसानी से बन जाएगा। हम निकालेंगे यक्स सी एम, इस कंडीशन में क्या आएगा, यम1 x1 जो कि 0 हो जाएगा, यम2 x2 यानी कि 2m इंटू x2 3 प्लस यम3 x3, यम3 दैट मीन्स यहां के अंदर हो गया 2m इंटू x3 दैट इज यहां के अंदर हो जाएगा 6। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर हो गया 5m। मेरे प्यारे बच्चों 6m प्लस 12m, यहां के अंदर बच्चों 12m प्लस 6m दैट इज 20m, 12m माफ करेगा 18m डिवाइडेड बाई 5m। मेरे प्यारे बच्चों ये यहां के अंदर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 5, यक्स आ गया। यानी कि यस की मैचिंग होनी है दूसरे से, यहां से होनी है। ऐसा इन तीनों जो डाउट वाले ऑप्शन थे मुझे दूसरे में दिख गया, तो बाकी को सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टिक करके आप निकल सकते हो। हाँ प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हो तो बाकी को निकाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बच्चों हमसे बोला गया है, ऑल दी फेजर डायग्राम्स इन दी लिस्ट रिप्रेजेंट दी SHM with same time period and amplitude at t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर सेम टाइम पीरियड। और यहां पर कहने का मतलब फेजर डायग्राम बना के इस तरह से दिखाया गया है। कहा गया है कि t इक्वल टू 0 से प्रत्येक कोई शुरू कर रहा है, कोई यहां से शुरू कर रहा होगा, तो कोई यहां से शुरू कर रहा होगा, कोई यहां से स्टार्टिंग ले रहा होगा, कोई यहां से स्टार्टिंग ले रहा होगा। आगे लिख रहा है, द फेजर मूव्स in anti-clockwise direction and projection on the vertical diameter represents SHM. Match the list first, correct in list second। देखे बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो बॉडी के लोकेशन से किसी भी डायामीटर पे डाला जाने वाला जो प्रोजेक्शन पॉइंट होता है उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज पहले में यहां से बॉडी चल रहा, टी इक्वल टू 0 पर यहां से चला होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूं गया होगा, यूं देखो सब लोग ऐसे जा रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर बॉडी यूं जा रहा है तो बॉडी के लोकेशन से वर्टिकल डायामीटर यानी वाई के अलॉन्ग SHM की बात वो कर रहा है। यहां के अंदर बच्चों ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रोजेक्शन पॉइंट आगे जाएगा। यानी मैं वाई में अगर देखूं तो अगर ये मीन पोजीशन है तो ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके यूं जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी घट रही होगी। और ये सेंटर यानी मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन से अवे जा रहा होगा। तो पहले ऑप्शन में स्पीड डिक्रीजिंग होगा। स्पीड कैसा होगा बेटा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, ये वाला मैच करेगा। स्पीड डिक्रीजिंग नेचर का होगा, यानी पी की मैचिंग 2 और 4 से होगी। पी की मैचिंग बेटा 2 और 4 से दो जगहों पे दिख रहा है। क्यू में जाते हैं, एक और चेक करते हैं क्यू की मैचिंग कहां से हो रही है। क्यू में जो डायग्राम उन्होंने बना के दिखाया है ऐसे कुछ, क्यू में पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और यहां पे अगर प्रोजेक्शन पॉइंट पे मैं ऐसे प्रोजेक्शन डालूं वाई एक्सिस पे, तो कहानी कुछ ऐसे है, जैसे जैसे पार्टिकल यूं चलेगा ये पॉइंट नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस वाले एग्जांपल में पार्टिकल ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है,
यानी मीन पोजीशन की ओर जा रहा है और स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही होगी। मीन पोजीशन की ओर जा रहा, स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, यानी यहां पर जो करेक्ट मैचिंग होगा, स्पीड इंक्रीज करेगा और टूवर्ड्स मीन पोजीशन 1 एंड 3, दोनों में जो डाउट था 1 एंड 3 यहां पहले में मिल रहा मुझे, बस टिक करके निकल लो, पहला सही हो गया। ठीक है बेटा, बाकी आप टेस्ट करना चाहो ऐसे कर सकते हो, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो। ऑल्दो अगर कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा, मैंने उसको यूट्यूब पे डाल रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से यहां पर सिचुएशन बनेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे और हमारा जो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में बेटा हमसे क्या कह रहा है, ये बॉडी इज रिवॉल्विंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्किल। कोई बॉडी बच्चों किसी सर्किल के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घूम रहा होगा, यानी ये मोशन जो होगा यूसीएम होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ, अगर बॉडी यहां से कहीं से जा रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की ओर ऐसे लग रहा होगा। यहां के अंदर फिर कहा गया है इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट स्पीड रिमेन सेम। यहां के अंदर अचानक ही क्या हुआ, कुछ हुआ होगा ऐसा चेंज कि इसकी डायरेक्शन जो एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज मान लीजिए हो गया, लेकिन उसी सर्किल पे क्योंकि ये चल रहा है, सर्किल वही है तो सेंट्रीपेटल फोर्स अभी भी सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि स्पीड वही है तो सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, दी सेंट्रीपेटल फोर्स विल नॉट सफर्स एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड, बात सही है। दी सेंट्रीपेटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड, नहीं सर ये गलत हो गया। The centripetal force will not suffer any change in direction, बिल्कुल सेंटर की तरफ पहले भी था और अभी भी है, यहां पर बच्चों कोई यहां डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ। The centripetal force is doubled, कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर, तो सही ऑप्शन यहां के लिए जो हो गया वो हो गया ये और सी का कॉम्बिनेशन, मींस ऑप्शन 4। यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों दैट इज ऑप्शन 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारा अगला जो सवाल होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे कहा गया है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन आर हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स विच आर डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग। ये हर कोई जानता है, वेल नोन फैक्ट है कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन बच्चों एक जो है बड़ा डेंजरस चीज होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और तमाम चीजों के लिए। तो ये तो सही हो गया, कोई इसमें डाउट है नहीं। कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होता, ओजोन लेयर के द्वारा होता, तमाम गैसेस के द्वारा होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन यहां करेक्ट नहीं है, यहां के लिए बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है बेटा, ये पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑल्दो मैंने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी और सटीक ढंग से मैं आपको समझा दूं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या इस पेपर के अलावा किसी अदर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझ तक सवाल भेजिए। अगर मुझे लगेगा कि उस सवाल में कोई अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा है तो उसका वीडियो रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।